4 जुलाई 2017 को नरेंद्र मोदी फ्लाइट में बैठते हैं और उनका प्लान जाकर लैंड करता है एक ऐसे देश में जहां उनसे पहले आज तक कोई इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं गया। एक ऐसा देश जो कि हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। ठीक उसके ही अगले दिन यानी 5 जुलाई 2017 को वो मिलते हैं उस देश के लीडर से। ये देश कोई और नहीं, इजराइल है और उनके लीडर का नाम है नेतन्याहू। ये घटना अपने आप में ही एक ऐतिहासिक बात थी क्योंकि यहाँ से इंडिया और इजराइल की दोस्ती की एक नई शुरुआत होती है। पीएम मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि टेल अवीव पहुंचे हैं। It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this groundbreaking visit to Israel. आगे चलकर हम इजराइल से FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लेते हैं। इसका ये मतलब है कि इजराइल से कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर अभी कुछ दिन पहले इजराइल पर मिसाइल्स की बारिश हुई थी। ये हमला किसी और ने नहीं, ईरान ने कराया था। ऐसी हालत में इंडिया को अपनी दोस्ती का परिचय देते हुए इजराइल के साथ खड़े रहना चाहिए। पर यह बात जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि ये वॉर अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच सीमित नहीं रह गई, अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। और जैसे हालात चल रहे हैं वो समय दूर नहीं जब रशिया भी इसमें इन्वॉल्व होगा। क्या होगा जब इसमें यूएसए और रशिया जैसी न्यूक्लियर सुपर पावर्स एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी? क्या होगा जब इसमें चाइना एंट्री लेगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या होगा जब पूरी दुनिया इंडिया का इंतजार कर रही होगी कि वो किसकी साइड लेगा? इंडिया के लिए ये डिसीजन इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि इजराइल का साथ देना यानी यूएसए से हाथ मिलाना, यानी अपने पुराने दोस्त रशिया के खिलाफ जाना। इंडिया को जब जब जरूरत पड़ी है रशिया ही हमारे साथ खड़ा था, फिर चाहे वो 1971 की इंडो पाक वॉर में हेल्प करना हो या फिर इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनने में सपोर्ट करना। इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि क्यों इंडिया एक मेजर रोल प्ले करता है इस वॉर में। इंडिया का स्टांस क्या रहेगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि जिस तरह के आसार हो रहे हैं ये साफ पता चल रहा है कि ये वॉर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह गई। और जब इतने सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो चुके होंगे तब ये वॉर के पार्टिसिपेंट्स 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे और तब ये कहलाएगा वर्ल्ड वॉर 3। (1526) 21 अप्रैल को बाबर फरगना से इंडिया में हमला करता है। फरगना आज का प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। हमला करके अपना रूल शुरू करता है। 18th सेंचुरी में पर्शियन राजा नादिर शाह और अफगानी राजा अहमद शाह अब्दाली भी इंडिया पर हमला करते हैं। सेम चीज आगे चलकर ब्रिटिशर्स भी करते हैं और इंडिया पर लगभग 200 साल तक राज करते हैं और उसे इतना लूटते हैं कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश भुखमरी की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। पर आजादी के 77 साल बाद फिर से आज इंडिया उठ खड़ा हुआ है और $3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। ऐसा क्या खास है हम इंडियंस में जो कि पूरी दुनिया हम में इतना इंटरेस्ट ले रही है? मेजरली इसकी 3 वजह हैं, जिसमें से पहली वजह है हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन। इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया एक बहुत ही खास देश बन जाता है पूरी दुनिया के लिए। जब बात आती है ट्रेडिंग की, एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की, अब चाहे हम एक्सपोर्ट के नाम पर बात कर लें मसालों की, ज्वेलरी की, या फिर इंपोर्ट के नाम पर बात कर लें क्रूड ऑयल की, समुद्र से जुड़ी कोस्ट लाइन एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज देती है। इंडिया के ग्लोबल सिग्निफिकेंस की दूसरी बड़ी वजह है इंडिया की बढ़ती यंग पॉपुलेशन। आज इंडिया सिर्फ वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी यंग वर्कफोर्स रखने वाली कंट्री है, जो कि इंडिया को एक ग्लोबल अट्रैक्शन बनाता है।
जब भी कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने का सोचती है तो ये यंग वर्कफोर्स और इतना बड़ा मार्केट साइज उसे काफी अट्रैक्ट करता है। हम इंडियंस को सब बोलते हैं कि हम काफी इमोशनल हैं, और हो भी क्यों ना। जिस देश में इतने सारे कवि और फिलोसोफर्स का जन्म हुआ, जिस देश ने पूरी दुनिया को स्पिरिचुअलिटी का मतलब बताया, जिस देश ने पूरी दुनिया को योगा दिया, उस देश की कोर फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। इस तरह का कल्चरल इन्फ्लुएंस भी इंडिया की ग्लोबल इमेज में कंट्रीब्यूट करता है। साल 2024 यानी करंट इंडिया की बात करी जाए तो यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल से भी इंडिया के रिलेशंस काफी स्ट्रांग हैं। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा है। हिटलर के डिटेंशन कैंप में फंसे लाखों यहूदी लोग रोज की तरह नहाने के लिए एक जगह जा रहे हैं। हॉल के अंदर घुसते ही अचानक से दरवाजा बंद कर दिया जाता है और 60 लाख यहूदियों को जिंदा उस गैस चैम्बर में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये यहूदियों की आखिरी दर्दनाक चोट थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यहूदियों ने अपने एक देश की मांग करी और इस तरह इजराइल का जन्म हुआ। पर मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई थी। इजराइल की लोकेशन ऐसी थी कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। फिर क्या, सबने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। पर इजराइल एक बहुत ही मजबूत देश बनकर उभरा, और इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि 1967 में इजराइल ने 6 दिन के अंदर 6 देशों को वॉर में हराया था। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे रहने पर इजराइल को सरवाइव करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो ये कि इजराइल अपनी डिफेंस पर बहुत काम करे, और इसका नतीजा है मोसाद। आज मोसाद शायद दुनिया की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर जब 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स में लेबनान के कुछ आतंकवादी संगठनों ने इजराइल के 11 एथलीट्स को मार डाला था, तब मोसाद ने अगले 16 साल तक अलग अलग देशों में उन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। डिफेंस के साथ साथ इजराइल ने अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए हैं। जैसे कि इजराइल की गवर्नमेंट काफी प्रमोट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जिसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल की अनप्लेजर पोजीशन के बावजूद उसकी स्टेबल गवर्नमेंट और R&D की क्षमता को देखकर पूरी दुनिया भर की कंपनीज R&D सेंटर्स इजराइल में खोलती हैं। और तो और इजराइल की गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए फाइनेंशियल एड भी देती है, वो भी बिना किसी रिटर्न्स की डिमांड किए, जिससे लोगों में फियर ऑफ फेलियर काफी कम हो जाता है। इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इजराइल के लोगों ने पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाया हुआ है। इसमें से कुछ लोगों के नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्क जुकरबर्ग, CEO ऑफ मेटा, लैरी पेज, फाउंडर ऑफ गूगल, सैम ऑल्टमैन, CEO ऑफ ओपनएआई, और ऐसे ही न जाने कितने लोग जिन्होंने अपनी पहचान दुनिया में बनाई और अभी भी उसे बरकरार रखे हुए हैं। जुलाई 2017 नरेंद्र मोदी का इजराइल विजिट सिर्फ एक विजिट नहीं था, ये एक नया एरा शुरू हो रहा था। पहली बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल की धरती पर कदम रखा, और ये हैंडशेक मोदी और नेतन्याहू के बीच नहीं, ये दो देशों के बीच एक नए रिश्ते की नींव थी। दो मुल्क दुश्मनों से घिरे लेकिन खुद को हर हाल में मजबूत रखने वाले। यहाँ सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं हो रही थी, यहाँ डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स का एक नया दौर शुरू हो रहा था। आगे क्या, दोनों देशों का पार्टनरशिप रेजिलियंस और प्रोग्रेस पे बेस्ड है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस और इजराइल की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मिलकर एक पावरफुल डुओ बनाती हैं। साथ मिलकर ये दोनों सिर्फ अपने रीजनल चैलेंजेस का सामना नहीं करेंगे, बल्कि ग्लोबल डायनेमिक्स को रीडिफाइन करेंगे। दुनिया इस नए रिश्ते पर नजर रखे हुए है जो आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाला है। इमेजिन करो, एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में लेकिन दुनिया को हिलाकर रख दिया। इजराइल और ईरान का आपस में क्लैश होना सिर्फ उनका अपना नहीं रह गया, इसमें यूएसए, रशिया, चाइना जैसी न्यूक्लियर पावर्स खिंची चली जाएंगी। और ये होगा एक ऐसा मोमेंट जब दुनिया एक बार फिर से दो कैंप्स में बट जाएगी। इंडिया जो दोनों तरफ से जुड़ता है, उसके लिए सबसे बड़ा सवाल होगा क्या स्टैंस लेना चाहिए।
इंडिया के लिए ये डिसीजन इजी नहीं होगा। एक तरफ इजराइल जिसके साथ इंडिया का डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, और दूसरी तरफ ईरान जो इंडिया का मेजर ऑयल सप्लायर है। इसके ऊपर रशिया जो इंडिया का पुराना दोस्त है, और यूएसए जो हमेशा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एडवोकेट रहा है। एक गलत कदम और पूरी डिप्लोमेसी खत्म हो सकती है। इंडिया को अपनी नॉन अलाइंड पॉलिसी को मजबूती से कंटिन्यू करना होगा, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना होगा। अगर वॉर एक्सकलेट होती है तो कैंप्स कुछ ऐसे डिवाइड हो सकते हैं। एक साइड पर यूएसए, इजराइल, नेटो वाली कंट्रीज और सऊदी अरेबिया, और दूसरी साइड पर रशिया, चाइना, ईरान, सीरिया, नॉर्थ कोरिया। ये सिनेरियो दुनिया को दो मेजर ब्लॉक्स में डिवाइड कर देगा, और जब इतनी बड़ी लड़ाई होगी हर कंट्री का रोल क्रूशियल होगा। इंडिया को डिप्लोमेटिक बैलेंस रखना पड़ेगा। नॉन अलाइनमेंट के साथ साथ मल्टी अलाइनमेंट तक का रास्ता इंडिया ने अपनाया है, उसी को आगे बढ़ाएं। न्यूट्रलिटी का एडवांटेज उठाते हुए इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी करनी चाहिए। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडिया फ्रंट लाइन था, वैसे ही अब, बट इस बार थ्रू स्ट्रेटेजिक मीडिएशन। इंडिया को मीडिएशन का रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि दोनों कैंप से डिप्लोमेटिक टाइज हैं। अब बात सीरियस मुद्दे की। न्यूक्लियर पावर जैसे यूएसए, रशिया, चाइना का इन्वॉल्वमेंट होना सिर्फ वॉर को दूसरे लेवल पर लेके जाएगा, और अगर ईरान या इजराइल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को एक्टिवेट करते हैं तो ये वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं बल्कि हर मुल्क के अंदर डिस्ट्रक्शन लेके आएगी। एक एटॉमिक बॉम्ब का इम्पैक्ट जो हिरोशिमा, नागासाकी के बाद दुनिया कभी भूल नहीं पाई, और अगर वर्ल्ड वॉर 3 में न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस्तेमाल होते हैं तो दुनिया के लिए सर्वाइवल एक चैलेंज बन जाएगा। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इंडिया का रोल क्रूशियल है। एक तरफ रशिया, चाइना, और दूसरी तरफ यूएसए, इजराइल के कैंप में फंसा भारत एक पावरफुल मीडिएटर के रूप में उभर सकता है। ग्लोबल पीस के एडवोकेट के रूप में इंडिया का स्टांस दुनिया को बैलेंस करने में मदद करेगा। वॉर के न्यूक्लियर एस्पेक्ट को अवॉइड करना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और भारत को इस डायरेक्शन में ही एफर्ट्स लगाना चाहिए। इस पूरी सिचुएशन में इंडिया की पोजीशन दुनिया की आंखों में सबसे क्रूशियल बन जाती है। क्या इंडिया अपना न्यूट्रल स्टांस को मेंटेन कर पाएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को न्यूट्रल स्टांस लेना चाहिए या फिर इजराइल से अपनी दोस्ती निभानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने बात करी है कि कैसे आज नरेंद्र मोदी की इमेज को क्राफ्ट करके इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाई गई है, वो भी पूरी प्लानिंग से। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि अगला वीडियो किस में देखना चाहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।